हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो भी लास्ट जो पॉइंट जो रखा था वो था हमारे पास में कि जो डेल्टा जी और डेल्टा ई जो है इन दोनों के बीच में हमें कंपैरिजन करना था। डेल्टा ई का मतलब यहाँ पर है ई नॉट ऑफ सेल, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको ये आता है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो व्हाट, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मुझे पता है कि जैसे एक रिएक्शन है और उसमें आपके पहला पॉइंट लिखा मैंने ए से ए प्लस और एक इलेक्ट्रॉन आपके बाहर निकल जाता है इसमें से, तो मैं अगर कहता हूँ इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, एक्स है। तो अब मैंने आपसे यही पूछा कि अगर इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिख देता हूँ ए प्लस एक इलेक्ट्रॉन, सो यू विल फाइंड दैट कि यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, ए वापस कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मैंने आपसे पूछा यहाँ डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, तो दिस विल बी ऑलवेज माइनस एक्स। अब अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ मैं कंपैरिजन कर लेता हूँ, इस रिएक्शन के लिए अगर ई नॉट ऑफ सेल मैंने कह दिया, मान लीजिए ये कितना है, एक्स वोल्ट है, तो बताओ इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, तो सेम लाइक दैट इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वोल्ट। तो ये पहला डिफरेंस जो अपने पास में तो ऑलमोस्ट सेम, मतलब डिफरेंस नहीं है, सिमिलरिटीज होगी दोनों में। दूसरा पॉइंट हमें ये ध्यान रखना, डेल्टा जी जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉन एज गिब्स फ्री एनर्जी। तो जो गिब्स फ्री एनर्जी जो है अपने पास में, इस गिब्स फ्री एनर्जी की अगर मैं आपसे ये कह देता हूँ कि बताइए डेल्टा जी मीन्स गिब्स फ्री एनर्जी, और ये पूछा कि बताओ ये कैसी, तो आपको ये ध्यान रखना है, इट इज़ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया कि दिस इज द मास डिपेंडेंट, ये मास डिपेंडेंट है। ये ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट अपने काम के हैं, ये मास डिपेंडेंट है, ठीक है ना। ये मास डिपेंडेंट है मतलब क्या हुआ, जैसे एक रिएक्शन है जिसमें ए से क्या हो गया, ए प्लस और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो डेल्टा जी की वैल्यू मान लीजिए मैंने लिख दिया कि दिस इज द एक्स वोल्ट, सॉरी एक्स जूल है ये। अब इसको मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 3a प्लस और 3 इलेक्ट्रॉन। तो जितने से मैं मल्टीप्लाई करूंगा उतने से ही क्या हो जाएगा, डेल्टा जी की वैल्यू अगर इस रिएक्शन के लिए आपके 1 थी, 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इस केस में ये कैसी प्रॉपर्टी है, ई नॉट ऑफ सेल जो है, ये ध्यान रखना, दिस द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि किसी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को कट करने के लिए आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ध्यान रखना उस केस के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि ई नॉट ऑफ सेल चेंज नहीं होगा। ये कैसी प्रॉपर्टी है, तो आप ये कहेंगे ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ये मास इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये डिपेंडेंट है, जबकि ये मास क्या होती है, इंडिपेंडेंट, मतलब मास पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। तो अब जैसे यही रिएक्शन है, अगर मैं इसी रिएक्शन को आगे ले लेता हूँ और मैंने पूछा इस रिएक्शन के लिए, मान लो मैंने एक पॉइंट और ले लिया आगे कि इसके लिए ई नॉट ऑफ सेल मान लीजिए आपके पास में क्या है, एक्स वोल्ट है। अगर इस रिएक्शन के लिए मैं बात करूं और ये बता देता हूं कि बताइए इसके लिए ई नॉट ऑफ सेल कितना, एक्स वोल्ट है। इस रिएक्शन के लिए 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ई नॉट ऑफ सेल क्या रहेगा, तो इस केस में ई नॉट ऑफ सेल अब भी वो क्या रहेगा, एक्स वोल्ट ही रहेगा। मतलब ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या इसके मोल्स या मास से डिपेंडेंट, मास पर डिपेंडेंट नहीं है। सो ये दोनों प्रॉपर्टी देखो, एक ये दूसरी है, और एक प्रॉपर्टी और होती है कि ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि थर्ड ये कैसी प्रॉपर्टी है, तो अपन ये कहेंगे दिस इज व्हाट, ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। ये कैसी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या हो गया कि अगर किसी रिएक्शन के लिए अगर अपन कहते हैं तो डायरेक्ट डेल्टा जी को ऐड किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है। दिस इज द नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी। सर ये क्या मतलब हुआ इसका, ये मैं बता देता हूँ। ये एडिटिव प्रॉपर्टी और ये नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन यहाँ ले लेते हैं बच्चों, जैसे मैंने लिखा ए से क्या बन रहा है, ए प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज हो गया, और मान लिया मैंने डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, एक्स आ गई। अब मैंने कहा क्या किया, आगे वाले स्टेप में ए प्लस जो है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिए, तो अंडरस्टूड है कि ये a प्लस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और डेल्टा G1 कह देते हैं इसको, और इसको डेल्टा G2 कर देता हूँ, और ये क्या हो गया, y वैल्यू होगी।
तो अब अगर इन दोनों रिएक्शन को मैं ऐड करके लिखना चाहता हूँ तो क्या होगा, ये सेम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, ए से क्या बना दिया आपने, a+3 और 1 and 2 कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब आपसे ये पूछा जाता है बताओ इस रिएक्शन का डेल्टा G3 मान लेते हैं इस रिएक्शन के लिए, तो ये डेल्टा G3 क्या होगा, तो आपको पता होना दिस विल बी इक्वल टू H+1। सीधा अपन ऐड कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली वी कैन ऐड हियर। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें अपन अगर बात करें कि डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है या नहीं। अब मैं अगर आपसे ये कह दूं इस रिएक्शन के लिए, अगर मैं ये कह देता हूं इस रिएक्शन के लिए ई नॉट ऑफ सेल मान लो आपके, मैंने कह दिया ये x वोल्ट है, और इस नीचे वाले रिएक्शन के लिए ई नॉट ऑफ सेल मान लीजिए आपके क्या है, y वोल्ट है। तो ध्यान रखना अगर इस रिएक्शन के लिए अगर मैं पूछता हूं ई नॉट ऑफ सेल जो रहेगा वो क्या रहेगा, जो फाइनल रिएक्शन है उसके लिए, तो आप क्या लिखेंगे, आपने अगर ऐसा लिखा तो ये गलत हो जाएगा, x+y दैट इज नॉट इक्वल टू x+y। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई आपको रिएक्शन दे दी जाती है तो डेल्टा जी को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस रिएक्शन का, पहले रिएक्शन का ई नॉट ऑफ सेल जो भी दिया हुआ, इसका जो भी दिया, और इस नई वाली रिएक्शन का मान लो ये E1 मान लेते हैं अपन, जैसे ये E1 हो गया, ये आपका E2 हो गया, इस तीसरी रिएक्शन के लिए मैंने E3 लिख दिया, तो E3 विल नॉट बी इक्वल टू द सम ऑफ x एंड y। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, डेल्टा जी जो है आपको पता होना चाहिए, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है जबकि ये नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है। इट मींस इट कैन नॉट बी एडेड डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली ऐड नहीं किया जा सकता। तो ये बच्चों अब तक जो हमने पढ़ा था दिस वाज ऑल अबाउट रिलेटेड टू द डेल्टा जी एंड ई नॉट ऑफ द सेल। अब अपन आगे प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा ये आपको मैं बता देता हूं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब जो अपन बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या रहेगा ये मैं बता देता हूँ कि अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या है, नर्स्ट इक्वेशन का मतलब ये हो गया एक ऐसी रिएक्शन या ऐसी इक्वेशन जो हमें किसी सेल या हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए काम आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज़ नॉन एज नर्स्ट इक्वेशन। तो अब मैं बता देता हूँ कि जो नर्स्ट इक्वेशन जो होती है वो क्या काम आती है। तो नर्स्ट इक्वेशन में इसलिए मैंने इसके बाद में जस्ट टॉपिक लिया है क्योंकि हमें पता है कि जब आपने सेल पोटेंशियल निकाला, जैसे आपने देखा होगा कि ये Zn जो था Zn+2 था, ये 1n था, और अब ये साल्ट ब्रिज है और ये Cu+2 है, ये 1n है, और ये क्या हो गया बच्चों, Cu हो गया। अब यहाँ पर ये कंसंट्रेशन क्या है, ये कंसंट्रेशन क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर 1 मोलर ली गई है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि इसमें अगर इस कंसंट्रेशन को चेंज कर दूं तो उस केस में सेल का सेल पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा। तो पहले मैं बता देता हूँ नर्स्ट सेल जो होती है इसका यूज क्या होता है। तो यूज टू फाइंड, ये क्या काम आती है, नर्स्ट इक्वेशन इज यूज्ड टू फाइंड व्हाट, ये काम आती है हमारे पास क्या फाइंड करने के लिए। तो अपन लिख सकते हैं टू फाइंड ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल फाइंड करने के लिए, और ई नॉट ऑफ व्हाट, हाफ सेल, हाफ सेल किस बेसिस पर, ये ई नॉट ऑफ सेल के लिए और ई नॉट ऑफ हाफ सेल फाइंड करने के लिए अगर आपके पास में क्या होती है, इफ यू आर गिवन देयर डिफरेंट कंसंट्रेशन, यूज टू फाइंड ई नॉट ऑफ सेल और ई नॉट ऑफ हाफ सेल व्हेन कंसंट्रेशन इज डिफरेंट। अगर आपके पास में डिफरेंट कंसंट्रेशन दे दी जाती है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, नर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। अब ये है क्या, ये कई बार एनसीईआरटी में या जो बोर्ड लेवल के एग्जाम होते हैं कई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसको डिराइव करना फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा ए और बी है, दिस इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट, सी एंड डी, ये सी और डी का फॉर्मेशन कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में। इस केमिकल रिएक्शन के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा लाइन आपको और फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट ये कहता है इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी जो होता है दिस इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस
ये होता है nRT log बेस E, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया Q। Q जो होता है ये क्या होता है, रिएक्शन कोशॉन्ट। आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि Q और Kc जो होता है ये दोनों सेम नहीं होते हैं। Q जो होता है ये आपके शो करता है रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर एट एनी टाइम, ये आपके एनी टाइम के लिए निकाला जाता है। और ये Kc जो होता है दिस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम वाली बात होगी तो अपन यहाँ पर Kc लिखेंगे, और अगर आपके पास इक्विलिब्रियम नहीं है तो वहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, Q का यूज करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन में कंसंट्रेशन या प्रेशर दिया होता है। अब आपको पता है डेल्टा G जो होता है दिस इज इक्वल टू व्हाट, NFE माइनस NFE नॉट प्लस nRT log बेस E, और ये क्या हो गया बच्चों, Q हो गया। सो अब अगर मैं इसको क्या करता हूँ, NF से डिवाइड मार देता हूँ पूरी इक्वेशन को, NF, और ये NF से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड मार दिया। और इस पूरे इक्वेशन को मैं क्या कर लेता हूँ, नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। तो अपने पास फाइनल क्या आ जाएगा बच्चों, NF से NF कैंसिल हो जाएगा, NF से NF कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कैंसिल होगा नहीं। और आप माइनस से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो फाइनली ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा E, दैट इज इक्वल टू E नॉट, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और लॉग बेस E को जब लॉग 10 में कन्वर्ट करते हैं तो मैं लिख सकता हूँ 2.303 nRT लॉग बेस 10, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया Q, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा NF। ये वैल्यू आपके लिख करके मैंने इस क्वेश्चन को, इसका फाइनल फॉर्मूला मान लो आपके इक्वेशन 2 के फॉर्म में ये लिख दिया। लेकिन अभी ये फाइनल नहीं आया, इसको अपन थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे। तो कैपिटल E इज इक्वल टू E क्या है, E नॉट क्या है, मतलब ये है स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर सेल पोटेंशियल है। अगर ये मैंने सेल लिखा तो सेल लिखूंगा, और यहाँ अगर हाफ सेल लिखा तो हाफ सेल लिखूंगा। सो कैपिटल E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 nRT अपॉन NF लॉग बेस 10Q। अब मैं इसी को आगे प्रोसीड कर लेता हूँ बच्चों। तो इसको प्रोसीड करूंगा तो फाइनल फार्मूला मेरे पास में क्या आ जाएगा, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ R, अगर मैं R की वैल्यू, T की वैल्यू, और मान लीजिए आपके F की वैल्यू रख देता हूं, तो फाइनली आई विल रिसीव व्हाट, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस, ये आपको वैसे यू कैन राइट लाइक दिस कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल R, T एंड F। अब ये वैल्यू आपको पता है, R की वैल्यू अगर आप लिखोगे M केस में तो ये आ जाएगी 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएगी। T जो आपके आप चाहे तो रूम टेम्परेचर है तो 298 केल्विन लिखेंगे, और F जो होता है वो आपको पता ही है 96500। तो ये वैल्यू अगर आप लिखेंगे सो यू विल फाइंड 0.0591 अपॉन n लॉग बेस 10, और ये क्या हो गया Q। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। अगर फाइनल इक्वेशन के तौर पर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। सो ये E नॉट आपको ध्यान रखना है, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, और कैपिटल E है दिस इज द सेल पोटेंशियल एट एनी कंडीशन। आपकी कोई भी रूम टेम्परेचर वाली कंडीशन पर आप मेजर कर रहे हैं तो ये आपके ये आ जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो ये इसका मतलब ये डिफरेंट कंसंट्रेशन पर ही आएगा। अब आप चाहो तो सिंस Q जो है वो क्या होता है, एक्टिव मास ऑफ C, एक्टिव मास ऑफ D, और एक्टिव मास ऑफ A, और एक्टिव मास ऑफ B। आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, और अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी तो वहां पर आप चाहें तो Q की जगह वहां पर क्या लिख सकते हैं, Kc भी लिख सकते हैं। लेकिन वहां पर फिर ये कुछ E और E नॉट में भी क्या चेंज आएगा ये बताता हूँ। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग बेस 10। मतलब अगर किसी सेल के लिए अगर आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपके दी हुई है तो उस बेसिस पर आप क्या निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड देयर E नॉट ऑफ सेल। तो ये इक्वेशन जो है आपके, जैसे सर कैसे कोई एग्जांपल दो, तो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास ये रिएक्शन आ गई जिसमें कि मैं उसी को ले लेता हूँ Zn है, और ये आपके पास में आ गया बच्चों Zn+2, और इसकी कंसंट्रेशन आपको दी हुई मान लो 0.1 m दे दी, और ये आपके साल्ट ब्रिज का साइन, और ये आ गया Cu+2, और इसकी कंसंट्रेशन है 0.01 m। ठीक है,
और यहाँ क्या लिख दिया, Cu लिख दिया। अब आपसे पूछा गया कि बताइए इस कंडीशन के अंदर सेल पोटेंशियल क्या होगा। तो अब आपको पता है और ई नॉट आपको दिया हुआ है, ई नॉट ऑफ सेल दिस इज गिवन एज 1.10, ये क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया मैंने 1.10 वोल्ट। तो अब आपसे पूछा गया कि इस सेल का सेल पोटेंशियल निकालिए क्या होगा। तो अब आप कहेंगे सर इसमें स्टैंडर्ड तो दिया हुआ है और मुझे सेल पोटेंशियल निकालना है, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या डिफरेंट है। तो यूज किसका करेंगे आप, नर्स्ट इक्वेशन का करेंगे। तो इसमें अगर आप नर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे तो ये किस प्रकार से सॉल्व होगा ये अब आपको बता देता हूँ। तो ये पहले एक बार आप देख सकते हो, ये जो मैंने लिखा है, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो आप, इसमें मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। तो यहाँ पर कैपिटल E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591। अब बच्चा कहेगा सर n क्या लिखेंगे। इस रिएक्शन के अंदर ये Zn+2 था और Cu+2 था, तो n इज नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो कितने है, 2 है, log बेस 10 हो जाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए ये आपके क्या है, प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। तो अगर आपको रिएक्शन याद हो तो आप देखिए Zn सॉलिड प्लस U+2 दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये एक्वस में है और ये आपके हो गया था क्या, Zn+2 एक्वस और ये क्या था, Cu सॉलिड। ये रिएक्शन है। तो इसमें प्रोडक्ट जो मेरे पास में क्या रहेगा, Zn+2 रहेगा। Cu सॉलिड को मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि इसका एक्टिव मास क्या होता है, 1 होता है, और डिवाइड बाय में क्या लिखूंगा, Cu+2। अब आप देखिए ये वैल्यू आ गई 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10। अब देखो Zn+2 की कंसंट्रेशन मेरे पास में कितनी है, ये दी हुई मेरे पास में 0.1 m है, और Cu+2 की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01 m। इन दोनों को आपके सॉल्व कर लीजिए, 100 हो गया और ये आपके 10 आ गया, कैंसिल हो गया। तो ये log 10 की वैल्यू आपके पीछे log 10 ही तो बचेगा। सो log 10 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो फाइनली आई विल रिसीव व्हाट, 1.10 माइनस, इसको राउंड फिगर में मैं 0.06 करके डिवाइड बाय 2 कर लेता हूँ, और log 10 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। सो फाइनली ये मेरे पास आ जाएगा 1.10 माइनस 0.03। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके ऑलमोस्ट आ जाएगा 1.07 वोल्ट। तो आपने क्या देखा, अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेल का जो सेल पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कंसंट्रेशन चेंज के साथ ये क्या होता है, सेल पोटेंशियल चेंज हो जाता है। तो ये नर्स्ट इक्वेशन थी और नर्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड आपके ये क्वेश्चन था। इसी को अपन आगे प्रोसीड करते हैं, इसको आप एक बार देख लीजिए तब तक अपन, ठीक है, इसको आप देख लो एक बार, फिर इसको आगे लेके चलते हैं। हाँ तो बच्चों उसके बाद अपन बात करें तो ये हमारे पास है नर्स्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल। अगर हाफ सेल के लिए अगर अपन बात करें तो जैसे मान लीजिए आपकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस ले लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए अगर आपसे नर्स्ट इक्वेशन, जैसे एक सिंगल आपके एक इलेक्ट्रोड दे दिया जाए तो उसके लिए अपन कैसे निकालते हैं, जैसे M आपके सॉलिड है, ये कन्वर्ट हो गया M+N में N इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करके। तो इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखो तो तरीका वही रहेगा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591, N क्या, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मेरे पास में, N है, लॉग बेस 10। अब ये ध्यान रखना भाई, अब ये है प्रोडक्ट और ये क्या है, रिएक्टेंट है। तो मैं यहाँ पर एक्टिव मास क्या लिख दूंगा, मैं M+N करके, इसका एक्टिव मास क्या होता है, 1 होता है। सो दिस इज द रिएक्शन फॉर द इलेक्ट्रोड विच इज शोइंग ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन अगर शो कर रहा है तो उसके लिए आपके पास में ये इक्वेशन बन जाएगी, है ना। तो ये आपके पास में, कई बार क्या होता है आप इसको सर्च करते हो ये नहीं मिलती है, तो इसको अपन चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस 0.0591 अपॉन n। तो ये जो आपके नीचे जो मैंने लिखा है n, और ये जो होगा, अगर आप इसको 1/m+n लिखना चाहते हैं, मैं इसको आगे लिख देता हूँ, या थोड़ा क्लीन नहीं दिख रहा है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इस रिएक्शन को और कैसे दिया जा सकता है आपको, तो कंफ्यूजन नहीं हुआ आपको, तो मैं बता देता हूँ। तो इसमें क्या करना है, अगर आपको इसी रिएक्शन को और कैसे दिया जा सकता है, मतलब इसको मैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर बना देता हूँ। तो इसमें ये क्या बन जाएगा, देखिए आप, ई नॉट माइनस और ये 0.0591 और ये n और ये log बेस 10 और ये 1 अपॉन मैंने क्या लिख दिया बेटा, M+N। तो अब आपको चाहिए तो वो चीज़ है वहाँ पर, तो सर ये ऐसे कैसे हो सकता है,
तो अगर मैं साइन कर देता हूँ या प्लस कर देता हूँ तो वो सेम वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, वापस मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा। अब सेकंड केस है हमारे पास में, अगर मैं कह देता हूँ रिडक्शन के टर्म में अगर आपको रिएक्शन पूछी जाए तो क्या होगा। रिडक्शन में जैसे मान लो इसी रिएक्शन को लिखा M+N है, वो N इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है एंड कन्वर्ट इनटू द M सॉलिड, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो रिएक्शन क्या होगी भाई। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591। कई बार क्या होता है इसको 0.06 भी लिखा होता है राउंड फिगर में, अपॉन N, तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन लॉग बेस 10, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/M+N। ये इस तरीके से लिख सकते हैं इसको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसका एक्टिव मास क्या होता है 1 होता है, पहले आपको पता है। तो अब इसको भी अगर अपन चेंज करना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, E0 प्लस 0.0591 अपॉन N, और ये क्या हो जाएगा भाई, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके M+N। मतलब ये हो गया, ये -1 हुआ, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का। तो ये डिफरेंट तरीके हैं, अगर कोई रिएक्शन दे दी जाती है तो उसको किस तरीके से अपन उसका सेल पोटेंशियल जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास हो गया ऑक्सीडेशन, हाफ सेल के लिए नर्स इक्वेशन जो होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टर्म में कैसे लिखी जा सकती है, ये मैंने बता दिया। नर्स इक्वेशन का यूज क्या होता है ये मैंने बता दिया। अब जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर, नर्स इक्वेशन पर। वो क्वेश्चन क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा है। देखो एक क्वेश्चन दिया, जैसे मान लो ये CO से CO+3 दे दिया, और यहाँ ये कंसंट्रेशन दे दिया आपको 0.01 है, और यहाँ दे दिया आपको निकल +2, और ये दे दिया 0.001 है, और ये निकल। तो ये देखिए बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक सेल दे दिया, और आपको ये भी दे दिया E0 ऑफ सेल जो है वो दे दिया, मान लीजिए आपके 1.4 वोल्ट दे दिया, ये दिया हुआ है। और क्या पूछा इसमें, ये पूछा इस सेल का सेल पोटेंशियल क्या होगा। कई बार ये डायरेक्ट नहीं दिया होता है, तो वो तो E0 ऑफ सेल मैंने बता दिया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। अब आपसे ये पूछा गया इस कंसंट्रेशन पर इसका सेल पोटेंशियल क्या होगा। देखो मैं बता देता हूँ, सबसे बड़ा आपके सामने डिफिकल्ट टास्क ये रहेगा इसका N निकालना। अगर आपने N निकाला तो ये आपके सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं पहले एक काम कर देता हूँ, उसका N निकाल लेता हूँ। CO से CO+3 और निकल +2 से आपके क्या हो गया, ये 3 इलेक्ट्रॉन, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या निकल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब आपको पता है कि नेट रिएक्शन लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उसको 3 से। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेट इक्वेशन अब हमारे पास में ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये भी 6 इलेक्ट्रॉन, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे बच गया, उसको लिख देता हूँ 2 CO सॉलिड प्लस ये इस साइड वाले को लिख लेता हूँ 3 निकल +2, 3 निकल +2, ये एक्वस में ही रहेगा, और ये आपके पास में आ जाएगा। अगर ये रिएक्शन को लिखना चाहूँगा तो ये हो जाएगा भैया क्या, ये हो जाएगा 2 CO+3 एक्वस, जो आयन होगा एक्वस स्टेट में होगा, और वैसे ही पता चल जाता है कंसंट्रेशन दी हुई है तो वो आपके एक्वस ही है, पानी में घुला हुआ है उसको। और ये अपने पास में लास्ट में हो जाएगा 3 2 यहाँ आएगा 3 Ni सॉलिड, लेकिन सॉलिड का। लेकिन अब आपको इसमें एक चीज़ पता चल गई, चार्ज कितना है 6 है, या N की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 6 आ गई, बस ये N निकालना इंपॉर्टेंट है। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन ये क्या हो जाएगा 6 आएगा, लॉग बेस 10। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, प्रोडक्ट जो है CO+3 है, और इसकी पावर क्या करेंगे 2 करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, निकल +2 की पावर क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप चाहो तो इसको 0.06 लिख सकते हो। तो ये वैल्यू मेरे पास में कितनी हो गई, दिस इज एज 1.4 माइनस 0.06 डिवाइड बाई 6 लॉग बेस 10, और ये आपके कोबाल्ट +3 और पावर क्या रहेगी 2, और ये आपके निकल +2 जो है इसकी पावर 3। मैंने एज इट इज लिखा, वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ, बिल्कुल आसान सा है। तो इससे आपके ये आंसर आ जाएगा। देखो भाई कैसे है, तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास, आगे वाला प्रोसेस 1.4 माइनस, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपके आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 0.01 इंटू, अब लॉग बेस 10। अब देखो ये कंसंट्रेशन कोबाल्ट +3 की कितनी दी हुई है 0.01, मतलब क्या होगा 10⁻², और 10⁻² का मतलब क्या हो गया होल स्क्वायर दिया हुआ है, अपॉन
नीचे ये कंसंट्रेशन क्या 0.001, इसका मतलब दिस इज 10⁻³ अगर ये 10⁻³ है और इसका क्या करना है मेरे को क्यूब करना, बस इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर तैयार है। 1.4 माइनस 0.01 इंटू ये 10⁻² क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 10⁻⁻4 और ये आपके पास 10⁻² क्या हो जाएगा 3 का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻² क्या हो जाएगा 9 आपके प्लस में हो जाएगा। तो फाइनली आई विल रिसीव 1.4 माइनस 0.01 इंटू ये हो जाएगा लॉग बेस 10 और ये आपके 9 में से 4 ये क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो गया। तो फाइनली 1.4 माइनस 0.01 इंटू ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा लॉग, ये इसको ऐसे कर लेते हैं, ये माइनस माइनस ये प्लस और ये हो जाएगा 5 log 10। तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है भाई, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 1.4 प्लस ये 5 इंटू ये हो जाएगा 0.05। तो यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन आंसर जो आ जाएगा 1.45 वोल्ट आ जाएगा। तो ये तरीका है, मतलब मेन आपको मैंने बताया कि इसमें n फैक्टर कैसे निकालते हैं। दूसरा मैंने बताया कि ये जो नेट इक्वेशन अगर आप नहीं बनाओगे तो फिर ये क्वेश्चन होगा भी नहीं। तो नेट रिएक्शन बनाना, n फैक्टर बना के फिर सॉल्व करना, दिस इज द करेक्ट वे, ये ध्यान रखना आपको। तो ये था बच्चों लास्ट इक्वेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसी को अपन आगे प्रोसीड कर रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिए एक बार।